दुनिया आज एक खामोश लेकिन गहरी तब्दीली के दौर से गुजर रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी पहले थी। ग्रोथ रेट अब 1% से भी नीचे आ चुकी है और सेंचुरी के एंड तक ये ऑलमोस्ट 0 के करीब हो सकती है। साथ ही एक और ट्रेंड उभर रहा है, लोग ज्यादा अरसा जी रहे हैं। 2020 से 2100 के दरमियान दुनिया की मीडियन एज 11 साल बढ़ने का अंदाजा है। बच्चों की पैदाइश कम हो रही है लेकिन जिंदगी लंबी होती जा रही है। इसी चेंजिंग इक्वेशन ने एक नई इकोनॉमिक रियलिटी को जन्म दिया है जिसे दुनिया सिल्वर इकोनॉमी के नाम से जान रही है। सिल्वर इकोनॉमी असल में उन लोगों के गिर्द घूमती है जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं। आज की तारीख में दुनिया भर में लगभग 1.2 बिलियन लोग इस कैटेगरी में आते हैं और ये पॉपुलेशन ग्लोबल पॉपुलेशन से 3 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रही है। 2050 तक ये नंबर 2.1 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा, यानी हर 5 में से 1 इंसान बुजुर्ग होगा। आज सिल्वर इकोनॉमी की वैल्यू $4.2 ट्रिलियन के करीब है, जो 60+ पॉपुलेशन का टोटल स्पेंडिंग का 25% बनता है। ये सेक्टर हर साल 7.6% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है और 2035 तक इसका साइज $6.3 ट्रिलियन तक पहुंचने का अंदाजा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है नाजरीन, बल्कि डेमोग्राफी के जरिए लिखा गया इकोनॉमिक फ्यूचर है। मगर एजिंग सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं, एक चैलेंज भी है। एक तरफ बुजुर्ग लोगों के पास ज्यादा एसेट्स और सेविंग्स होती हैं जो हेल्थ केयर, ट्रैवल, फाइनेंस और लाइफस्टाइल सेक्टर्स में खर्च होती हैं। 45 से 64 साल के लोग अक्सर सबसे ज्यादा वेल्थ होल्ड करते हैं जो इकोनॉमी को डिमांड साइड से पुश देते हैं। दूसरी तरफ जब पॉपुलेशन एजिंग होती है तो वर्कफोर्स कम होती है, कम लोग कम काम करते हैं, पेंशन्स का बोझ बढ़ता है और हेल्थ केयर का खर्चा भी स्काई रॉकेट करता है। इसे इकोनॉमिस्ट ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं, यानी कितने कमाने वालों पर कितने डिपेंडेंट लोग हैं। यहाँ बीच में एक कंसेप्ट आता है, लॉन्गेविटी डिविडेंड। मतलब अगर सरकार और सोसाइटी सही इन्वेस्टमेंट्स करे, जैसे हेल्दी एजिंग, स्किल्स और हेल्थ केयर में, तो बुजुर्ग लोग भी प्रोडक्टिव रह सकते हैं और इकोनॉमी के लिए एसेट बन सकते हैं। जापान ने इसका एक सक्सेसफुल मॉडल दिया जब उसने 2000 में अपना लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस सिस्टम्स लॉन्च किया। इससे घरों पर फाइनेंशियल बर्डन कम हुआ और बुजुर्गों की स्पेंडिंग बढ़ी, यानी डेमोग्राफिक प्रेशर को इकोनॉमिक इंजन में कन्वर्ट कर दिया गया। यूरोप भी अब बुजुर्गों को सिर्फ डिपेंडेंट नहीं बल्कि वर्कर, कंज्यूमर और इनोवेटर के तौर पर देख रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की कहानी यहाँ से इंटरेस्टिंग हो जाती है। आज इंडिया की मीडियन एज सिर्फ 29 है, जो एक यंग नेशन का इंप्रेशन देती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। 2024 तक इंडिया में बुजुर्गों की तादाद 150 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, जो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 11% है। 2050 तक ये नंबर डबल से भी ज्यादा होकर 347 मिलियन तक पहुंच जाएगा, यानी हर 5 में से 1 इंडियन बुजुर्ग होगा। ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो जो अभी 16 है, वो मिड सेंचुरी तक 32 हो जाएगा। मतलब हर 100 वर्किंग लोगों पर 32 बुजुर्ग डिपेंड होंगे। इकोनॉमिक स्टेक्स भी कम नहीं है। एस्टिमेट्स के मुताबिक 2030 तक इंडिया की सिल्वर इकोनॉमी $1.5 ट्रिलियन के एसेट्स हैंडल करेगी। सिर्फ सीनियर केयर सेक्टर ही $50 बिलियन का मार्केट बन रहा है, जो 20% CAGR से ग्रो कर रहा है। सीनियर हाउसिंग या ओल्ड एज लिविंग यूनिट्स में अगले 10 सालों में 300% का जंप एक्सपेक्टेड है, लेकिन इस ग्रोथ के साथ एक बड़ा गैप भी है। सिर्फ 10% बुजुर्गों को फॉर्मल पेंशन मिलती है, 70% फैमिली पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और 75% किसी न किसी क्रॉनिक बीमारी का शिकार है। 2050 तक एल्डर हेल्थ केयर का खर्चा ट्रिपल हो सकता है और GDP का 10% तक का पहुंच सकता है। ये वो जगह है जहां इंडिया अपना लॉन्गेविटी डिवाइडेंड मिस कर रहा है। अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो एजिंग एक बर्डन बन जाएगी, न कि अपॉर्चुनिटी। नाज़रीन, इनफॉर्मल वर्कफोर्स, वीक पेंशन सिस्टम और फ्रेगमेंटेड हेल्थ केयर इस क्राइसिस की मेन फॉल्ट लाइंस हैं। सिल्वर इकोनॉमी असल में हर सेक्टर को टच करती है, लेकिन कुछ एरियाज में इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा। सबसे पहला हेल्थ केयर है, जहां टेलीमेडिसिन, होम नर्सिंग, क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर है, जहां एन्युइटी प्लान्स, रिवर्स मॉर्टगेज, पेंशन सिस्टम्स और एल्डरली फोकस्ड इन्वेस्टमेंट्स एक नया मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। और तीसरा रियल एस्टेट है, जहां सीनियर लिविंग कम्युनिटीज डिमांड में है। और चौथा सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है जेरॉन टेक्नोलॉजी, जिसमें AI बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग, वेरेबल डिवाइसेस और स्मार्ट केयर सिस्टम शामिल है। नाज़रीन, इस पूरी तस्वीर में जम्मू और कश्मीर एक छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट मॉडल बन सकता है। यहाँ एजिंग पॉपुलेशन का शेयर ऑलरेडी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और मिड 2030 तक
15% के करीब पहुंच सकता है। यूथ आउट माइग्रेशन एक बड़ी रियलिटी है। हजारों नौजवान रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, पीछे बुजुर्ग पेरेंट्स और कमजोर फैमिली सपोर्ट सिस्टम छोड़कर। 2025 की शुरुआत तक ही 3.7 लाख से ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ रजिस्टर हो चुके हैं। लेकिन कश्मीर के पास कुछ यूनिक एडवांटेजेस भी हैं। यहाँ का क्लाइमेट, नेचुरल ब्यूटी और स्पिरिचुअल लैंडस्केप सिल्वर टूरिज्म के लिए परफेक्ट है, जहाँ बुजुर्ग लोग वेलनेस रिट्रीट्स, पिलग्रिमेज और स्नो ट्रैवल का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। एप्पल बेल्ट के बुजुर्ग फार्मर्स के पास नॉलेज का एक खजाना भी है, जिसे एग्रीटेक के जरिए डिजिटाइज किया जा सकता है। डिफिकल्ट टेरेन की वजह से यहाँ टेलीमेडिसिन और कम्युनिटी हेल्थ केयर मॉडल्स टेस्ट किए जा सकते हैं, जो बाद में पूरे इंडिया में स्केल हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर सही प्लानिंग हो तो कश्मीर एक माइक्रो लैब बन सकता है, जहाँ सिल्वर इकोनॉमी का प्रैक्टिकल मॉडल डेवलप हो। अब सवाल ये है कि पॉलिसी क्या करे। इंडिया को अपना अप्रोच बदलना होगा। वेलफेयर से लॉन्गेविटी इकोनॉमी की तरफ। वेलफेयर सिर्फ मदद देता है, जबकि लॉन्गेविटी इकोनॉमी ग्रोथ क्रिएट करती है। एक नेशनल लेवल सिल्वर इकोनॉमी मिशन की जरूरत है, जो डिजिटल इंडिया जैसा स्ट्रक्चर्ड हो। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, टैक्स इंसेंटिव्स और रीस्किलिंग प्रोग्राम शामिल होने चाहिए, खासतौर पर 55 से 65 साल के लोगों के लिए, ताकि वो प्रोडक्टिव रह सके। सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म पेंशन सिस्टम है। यूनिवर्सल पेंशन फ्लोर एस्टैब्लिश करना जरूरी है, क्योंकि आज भी 70% बुजुर्ग फैमिली सपोर्ट पर डिपेंड है, जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को भी बढ़ाना होगा। एक और इनोवेटिव आइडिया है सिल्वर जीडीपी का कंसेप्ट, जहां इकोनॉमी में बुजुर्गों का कंट्रीब्यूशन अलग से मेजर किया जाए। इससे पॉलिसी मेकर्स को क्लियर पिक्चर मिलेगी कि ये सेगमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और कहाँ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। नाज़रीन, सिंपल रूल है, जो मेजर होता है वही मैनेज होता है। आखिर में बात सीधी सी है कि कंट्रीज जो पहले से प्रिपेयर करते हैं, पेंशन्स, हेल्थ केयर और मार्केट सिस्टम्स बिल्ड करते हैं, वो एजिंग को अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। जो लेट करते हैं उनके लिए ये फिस्कल क्राइसिस बन जाता है। इंडिया के पास वक्त कम है। डेमोग्राफिक डिवाइडेंड धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन लॉन्गेविटी डिवाइडेंड अभी शुरू हो रहा है। ये डिसाइड करना पॉलिसी मेकर्स के हाथ में है कि ये फ्यूचर ग्रोथ इंजन बनेगा या इकोनॉमिक बर्डन। फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।